तो ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में शुरुआत होती है स्मैकडाउन की, जिसकी शुरुआत करते हैं बेली और नायोमी वैसे। उसके बाद चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन आती हैं, जिसमें चेल्सी ग्रीन आते वक्त कहती हैं कि आज तुम्हारे हाथों में 2 हार लगने वाली और ऊपर से तुम्हारी जो हीरोइन है वो तुम्हारे घर की यहाँ पर आज, तो इसका स्वागत करो और आज रात जो है मैं नायोमी को हराऊंगी और उसके बाद पाइपर निवेन बेली को हराकर बनेगी WWE वुमेन्स चैंपियंस क्लैश एट द कासल में। उसके बाद नायोमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन का एक मैच स्टार्ट होता है, जिसमें भाई चेल्सी ग्रीन डर्टी पिन करने का ट्राई करती हैं, लेकिन बेली उसे ब्रेक करवा देती है बीच में घुसकर मैच में इंटरप्ट करके। जिसके बाद रिंग साइड के ऊपर बेली और पाइपर निवेन के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे चेल्सी ग्रीन आकर चुप करवा देती है। और जब वो अपना फिनिशर लगाने जाती है तो नायोमी जो है उसे का पलटवार करती है और रिवर्स पिन करके यहाँ पर यानी कि फंसा के पिनफॉल करती है और इस मैच को जीत जाती है नायोमी। और बेली जो है एंजॉय करती है, लेकिन यहाँ पर बेली के लिए भाई काफी सारे अच्छे चांस लग रहे थे, यानी कि भाई अपने ही घर में पाइपर निवेन की कोई इज्जत नहीं है। कोई बात नहीं, शायद कल मैच में जो है शायद उन्हें इज्जत मिल जाएगी। वेल इसके बाद शो के ऊपर होता है द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो, जिसकी में स्पेशल गेस्ट होते हैं DIY। लेकिन शो के ऊपर ये शो स्टार्ट होते ही ऑस्टिन थ्योरी पूछते हैं कि यहाँ पे घमले वमले होते थे वो कहाँ गए, तो ग्रेसन वॉलर बोलते हैं कि वो मैंने हटा दिए। वैसे भी यहाँ पर UK वालों के लिए क्या घमले लाना, इनको तो कोई इज्जत भी नहीं है। चलो इनके गेस्ट को बुलाते हैं, DIY को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। DIY आती है और भाई आते ही पूरे शो की जितने भी पोस्टर और कुर्सियाँ रखी होती है, एक ही कुर्सी होती है भाई, और ये 2 लोग हैं तो कैसे बैठे, उनको फेंक देते हैं। और उसके बाद DIY ग्रेसन वॉलर से पूछते हैं कि तुम्हारे शो का नाम ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो है, तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी क्या कर रहा है, इसका नाम क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर शो पर होता है, क्या ये तुम्हारा मैनेजर है? तो ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा टैग टीम पार्टनर है, हम दोनों चैंपियन है तो हम एक साथ हैं। और वैसे भी ये शो पहले से था, हमारे टैग टीम बनने से पहले ये शो एग्जिस्ट करता था, तो तुम्हें ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बीच में दरार डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर फुटेज देखनी है, पिछले हफ्ते क्या हुआ था ऑस्टिन थ्योरी को तुम कहते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुमने पिछली बार जो है उसके ऊपर अटैक किया था। तो यहाँ पर भाई वो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें साफ दिखता है कि भाई ग्रेसन वॉलर ने सीधा ही ऑस्टिन थ्योरी को छोड़ दिया था वहीं पर पिटने की। तो यहाँ पर पूरे प्रोमो के दौरान भाई यही ऑस्टिन थ्योरी को समझाने की कोशिश की जाती है कि ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जॉनी गार्गानो भी बहुत समझाते हैं, लेकिन और ऑस्टिन थ्योरी के जो भाव हैं भाई वो सब देख कर लग रहा है कि भाई ऑस्टिन थ्योरी बहुत जल्दी टर्न करने वाले हैं या फिर ग्रेसन वॉलर। और जैसे इन टैग टीम टूटेगी भाई ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी मज़ेदार बनने वाले हैं। खैर वो जब होगा तब होगा। यहाँ पर जब ये लोग बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, तो ग्रेसन वॉलर से वो देखा नहीं जाता, वो अटैक कर देते हैं इन दोनों के बीच, इन चारों के बीच यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भाई 2 बार भाई पहले जॉनी गार्गानो सुपर किक लगाने जाते हैं ग्रेसन वॉलर को, लेकिन वो भी ऑस्टिन थ्योरी को लगती है। उसके बाद टॉमासो चांपा जब ग्रेसन वॉलर को नी स्ट्राइक के लिए जाते हैं तो वो भी जो है ऑस्टिन थ्योरी को ही लगती है, यानी कि भाई फिर से यहाँ पर 3 बार हो चुका है कि भाई ग्रेसन वॉलर ने अपने आप को बचाकर ऑस्टिन थ्योरी को पिटवा दिया। तो ऐसे में भाई बहुत ज़्यादा मामला गर्म हो चुका है अब इन चारों के बीच, यानी कि ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच। जो भाई अगला जो शायद मैच होगा उसमें इनका ब्रेकअप भी हो सकता है, शायद वो मनी इन द बैंक में होगा या फिर किसी स्मैकडाउन पर। तो भाई देखते हैं कब जो है ये दोनों एक दूसरे को बिट्रेल करते हैं और ऑस्टिन थ्योरी का एक फेस टर्न स्टार्ट होता है, फिर काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे इसके दौरान भाई जॉन गार्गानो ये भी कहा ग्रेसन वॉलर को कि तुम जो है बंदे ने जॉन सीना को हराया है, तुम उसे अपनी शील्ड बनाकर चल रहे हो, यानी कि वो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि जॉन सीना को मेंशन कर दिया था। और बैक स्टेज में जब ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को समझा रहे होते कि भाई तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच सब कुछ सही है, वो सब मिस्टेकली होता है सब कुछ, तुम तो समझ ही सकते हो। लेकिन उसके बाद बेली और नायोमी आ जाती हैं और उनके सामने भाई तो नायोमी को यहाँ पर चिढ़ाने लगती हैं। भाई वो जो NXT से सुपरस्टार आई थी, अभी मैं नाम भूल गया इसका भाई, पता नहीं क्या था। खैर वो जो है यहाँ पर नायोमी को चिढ़ाकर यहाँ से चली जाती है, नायोमी भड़कती है, लेकिन बेली कहती है कि रहने दो छोड़ो, अभी उसके लिए जाने तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, तुम जो है हमेशा मेरी मदद करती हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पीछे से चेल्सी ग्रीन आती है और वो कहती है कि तुम क्या मुझे इस तरीके से हरा कर काफ़ी खुश हो रही हो, लेकिन कल समझ लेना तुम्हारी चैंपियनशिप तो जाने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर पाइपर निवेन आकर अटैक कर देती हैं नायोमी और बेली के ऊपर और स्टेटमेंट देकर चली जाती हैं कि ये टाइटल हम जीतने वाले हैं आज रात को। इसके बाद भाई लेगाडो फंटाजमा ने जिस तरीके से अटैक किया था अपोलो क्रूज के ऊपर, वो क्लिप दिखाई जाती है। और फिर GM के ऑफिस में जो है बैरन कॉर्बिन यहाँ पर निक ऑल्डिस से जो है अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जो है वो लथीदो वर्ल्ड ऑर्डर आ जाता है और वो कहने लगते कि ये कौन है, हमने तो पहली बार देखा। और बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस जो है चीज़ों को संभाल लेते हैं और बैरन कॉर्बिन को यहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत होती है। निक ऑल्डिस कहते हैं कि तुम सबको तो यहाँ पर फाइन लगना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम आ गए हो तो क्यों ना एक मैच ही कर लो तुम। तो यहाँ पर अपोलो क्रूज वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के मैच को कंफर्म किया जाता है और इसी के साथ ही निक ऑल्डिस ये वार्निंग देते हैं कि इस बार तुमने पिछली जैसी कोई हरकत की तो तुम्हें फाइन नहीं, उससे भी बड़ी कोई चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है सैंतोस एस्कोबार वर्सेस अपोलो क्रूज। तो जब ये मैच होता है तो भाई सैंतोस के पास भाई लॉस लोथारियोस हैं, लेकिन अपोलो के पास कोई भी नहीं है, वो अकेला है। लेकिन तभी यहाँ पर अपोलो की मदद करने के लिए रिंग साइड से उसकी हेल्प करने के लिए बैरन कॉर्बिन आ जाते हैं। वो लॉस लोथारियोस को
मारपीट कर यहाँ से फेंक देते हैं और अपोलो क्रूज जो है मैच के दौरान अपना मोमेंटम बना लेते हैं। लेकिन लॉस लोथारियोस वापस आते हैं और बैरन कॉर्बिन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बैरन कॉर्बिन फिर से यहाँ पर संभाल लेते हैं। लेकिन जब अपोलो क्रूज मैच में टॉप रोप पर जाकर मूल शॉट लगाने जाते हैं तो वहाँ पर एलेक्सा लोपेज उन्हें नीचे गिरा देती हैं, जिस वजह से रेफरी भी वो चीज़ नहीं देख पाता है और यहाँ पर रोल अप करके पिन करके सैंतोस एस्कोबार इस मैच को जीत। तो भाई बैरन कॉर्बिन की जो राइवलरी है वो लथीलो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चलने वाली है और अपोलो क्रूज उनका साथ देंगे, यानी कि टैग टीम मामला, और शायद और कोई भी बंदा इनके साथ जुड़ी जाएगा तो अंदरादे भाई इनके साथ जुड़ जाएंगे मे बी। तो इस तरीके से भाई ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें चलेंगी। फाइनली बैरन कॉर्बिन को जो इन्होंने अच्छे तरीके से बुक कर लिया। आप देखेंगे आगे क्या होता है। वेल शो पर यहाँ पर जो ऑडियंस के बीच अंदरादे और यस बॉयज यानी कि प्रीटी डडली भी होते हैं। इसके बाद शो के ऊपर कोडी रोड्स आते हैं अपना भाषण देने के लिए और वो भाई इस बार जो है कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का जो ये सेगमेंट था काफ़ी बढ़िया था, पहले बता देता हूँ। कोडी रोड्स यहाँ पर सिंपली अपने मैच के बारे में बात करते हैं। तो भाई कोडी रोड्स तो वही अपने जो नेता रोड्स है वो अपना भाषण दे ही रहते हो, काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो लाउडनेस है भाई क्राउड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नेता रोड्स भाई उसे अकेले नहीं हैंड ओवर कर पाते हैं, वो उसे अकेले नहीं संभाल पाते हैं, जिस वजह से एजे स्टाइल्स आ ही जाते हैं और एजे स्टाइल्स भी अपना प्रोमो स्टार्ट कर देते हैं। और भाई एजे स्टाइल्स फाइनली शायद उनको वो मोमेंट मिल जाता है जब डॉम की तरह उन्हें भी बात करने को उन्हें भी जो है बात करने नहीं दी जा रही है। उन्हें माइक पर कुछ कहने, वो माइक पर कहने वाले होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन तभी जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा लाउड करता है एजे स्टाइल्स, जिस वजह से एजे स्टाइल्स बोल ही नहीं पाते हैं। तो एजे स्टाइल्स भी उन्हें कहते हैं कि चुप करो, जब तक तुम चुप नहीं होगी तो मैं कुछ बोलूँगा कैसे, यानी कि उन्हें वो डॉम वाली ट्रीटमेंट मिल चुकी है जो उन्हें चाहिए था। इसी के ऊपर कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्यों इस्तेमाल बात कर रहे हो और उसी के साथ हो, मुझे लगा था तुम जो है रिंग के अंदर आओगे, हम दोनों आमने सामने अच्छे से बात करेंगे। तो एजे स्टाइल्स जो है अपने उसी मेंबर से बात करते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है मैं जाके अकेला बात कर लेता हूँ, वैसे भी क्या ही करेगा, अकेला ही तो है। तो इस वजह से भाई एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आते हैं और जो लाइव लाउड भाई वो हमें मीटर भी दिखाया जाता है यहाँ पर इस दौरान ही। और एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आकर यहाँ पर जो है मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं। भाई जब एजे स्टाइल्स प्रोमो में कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम बिल्कुल भी समझ लो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं, मैंने यहाँ पर 17 साल लगाए हैं WWE में आने के लिए, अपने आप को फिनोमिनल बनाने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया है, तुम हमेशा जहाँ पर भी गए हो तुमने आई क्विट किया है, तुम वहाँ से भाग गए, तुम WWE को छोड़ा, तुमने उसके बाद जो है जापान रेसलिंग को भी छोड़ा, उसके बाद तुमने ROH को भी छोड़ा और उसके बाद तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की और खुद ही उसे स्टार्ट किया। तुम खुद उसके बॉस थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने उसे भी छोड़ दिया। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हारे लिए ये आम बात है, आई क्विट कहना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं और ये तुम जो है जरा साबित भी कर दोगे। इसका जवाब देते हैं भाई कोडी रोड्स की, हाँ तुमने सही कहा, मैंने छोड़ा है, लेकिन मैंने आई क्विट नहीं किया है, मैंने सिर्फ कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऊपर जाने के लिए मैंने वो सब किया है। अगर मैं वो सब नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ पर चैम्पियन नहीं होता, इस कंपनी की, इस इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर जो बेल्ट है वो मेरे पास नहीं होती, ये अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप, और क्लैश एट द कासल में मैं तुमसे आई क्विट बुलवाऊंगा और फिर मैं रहूंगा अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। और तुम अब जो भी चीज़ें कर रहे हो वो फिनोमिनल तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो है एक कायर बन चुके हो, जो भी तुम करते हो एक फिनोमिनल कायर। जिसके ऊपर एजे स्टाइल्स कहते हैं कि हाँ समझता हूँ मैं, तुम जो है आई क्विट मैच तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम रह चुके हो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस में, काफ़ी ज़्यादा स्टिपुलेशंस, तुमने सेथ रॉलिंस के साथ कितने बढ़िया मैचेस दिए, मैंने सब देखे, लेकिन मैं सेथ रॉलिंस नहीं हूँ, मैं फिनोमिनल वन हूँ और जब मैं आऊँगा तुम्हारे लिए इस बेल्ट के लिए क्लैश एट द कासल में तो मैं तुमसे ये छीनूंगा और मुझे ये चाहिए, और वो भी बहुत बुरी तरीके से उसके लिए, चाहे मुझे तुम्हारा सर फोड़ना पड़े, तुम्हारे चीथड़े उड़ाने पड़े, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं बनूँगा चैम्पियन, ये मुझे चाहिए। तो भाई इस बात के ऊपर ये जो प्रोमो है वो ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से इनके मैच को जो है हाइप किया जाता है क्लैश एट द कासल के लिए। लेकिन इस प्रोमो के दौरान कोडी रोड्स ने मार्क हेनरी वाले चीज़ को भी मेंशन किया था कि तुमने सिर्फ एक फेक रिटायरमेंट की मार्क हेनरी की तरह, ताकि तुम्हें ये मौका मिल सके, और ऊपर से भाई सेथ रॉलिंस का भी मेंशन हो गया और भाई जो भी था, लेकिन AEW का मेंशन तो हुआ भाई इस प्रोमो के दौरान, बस भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन कहा कि तुमने शुरुआत की थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तो हाँ ठीक है भाई चलता है। वैसे भी AEW की परवाह कहाँ करती है WWE ज़्यादा, हाँ अगर सब्सिडरी कंपनी बन जाए अगर AEW WWE की तो शायद कुछ हो सकता है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन TNA है भाई, सब कुछ है, तो AEW को भी ले लो, क्या जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो भाई ये प्रोमो तो काफ़ी, ये जो सेगमेंट था वो काफ़ी बढ़िया था इनके मैच को हाइप करने के लिए। इसके बाद जो है शो के ऊपर टिफनी स्ट्रैटन जो है वो रिंग साइड पर बैठी हुई है, क्योंकि शो के ऊपर एक मैच होने वाला है नाया जैक्स वर्सेस मिया चेन। मिया चेन जो है एंट्रेंस के दौरान ये अटैक कर देती है नाया जैक्स के ऊपर, उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है, लेकिन जब मिया चेन रिंग साइड पर आती है तो टिफनी स्ट्रैटन उनके ऊपर जो है पानी की बोतल फेंक देती हैं, जिसमें टिफनी स्ट्रैटन को तो वो अनाउंसर्स टेबल के आर पार फेंक देती हैं, यानी कि ऊपर से भाई, और फिर रिंग के अंदर जब वो जाती हैं तो नाया जैक्स अपना डोमिनेंस दिखाती हैं और अपना घटिया सा फिनिशर एनाइलेटर लगाकर इस मैच को जीत जाती हैं, जिसमें उनकी मदद जो है ट्रिफनी ने की है भाई, क्योंकि ट्रिफनी जो है वो टैग टीम में आना चाहती है
नए जैक्स की, यानी कि वो रानी की जो है वो बनना चाहती है, क्या बोलते हैं उसे, सेविका। पहले इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। एलेनेट ने कहा था कि अगर तुम शो पर नहीं आओगे तो मैं शो को ही तुम्हारे पास ले आऊँगा। तो इस वजह से भाई जब लोगन पॉल अपने घर से बाहर एक टूर्नामेंट खेल रहे थे भाई, गेमिंग टूर्नामेंट, जिसमें वो जीत गए, और जब वो अपने घर वापस आए वो टूर्नामेंट पूरा करने के बाद, तो उन्हें पता चला कि उनका कोई बढ़िया सा दोस्त जो है स्विमिंग पूल में नहा रहा है। तो सामने दिखते उन्हें एले नाइट, और उनकी बहस हो जाती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मेरे घर से निकलो जल्दी। तो एल नाइट कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही चिल करने आया था, और वैसे भी तुम्हें तो कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अब तुम्हें अपने वादे के मुताबिक तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा, और हाँ टाइटल को लाना मत भूलना। तो भाई काफ़ी फनी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था भाई ये वाला, जो एल नाइट घर पर चले गए तो काफ़ी मज़ा आया भाई। ऐसी चीज़ें जब होती हैं भाई तो काफ़ी मज़ा आता है इस तरीके से स्टोरी के अंदर। वही देखेंगे एल लोगन पॉल शायद अगले शो पर आ जाए मे बी। तो इसी सेगमेंट का भाई मजाक बनाते हुए एले नाइट का कारमेलो कहते हैं कि देखो वो क्या कर रहा है, लोगों के स्विमिंग पूल में जाकर नहा रहा है, उसको कोई और काम धंधा नहीं है, वो ऐसी चीज़ें करता रहेगा, और तब तक मैं जो है मेलो इन द बैंक बन चुका हूँ। तो यानी भाई कारमेलो हिप्स जो अपने आप को मनी इन द बैंक जीतने के लिए काफ़ी बड़ा कंटेंटर दिखा रहे हैं। तो देखेंगे भाई कौन जीतेगा इस बार का मनी इन द बैंक, क्योंकि अभी तक जिन ने कहा है भाई वो काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स हैं। क्योंकि भाई रूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि जे उसो जो है काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं मनी इन द बैंक जीतने के लिए, लेकिन सीएम पंक भी जो इस मनी इन द बैंक को जीत सकते हैं। पहले इसके बाद शो के ऊपर जो है जैकी रेडमोन, आल्बा फेरो, इल्जा डॉन को बुला दी हैं, और वो जो है अपने लोगों से मिलते हैं, और इन्हें जो है पाइपर नेवन से तो ज़्यादा इज्जत मिलती है भाई यहाँ पर, और वो जो है अपने आप को कहते हैं कि हम जो है टैग टीम चैंपियन बनेंगे। तो शायद पता नहीं भाई कल क्या होगा, क्या क्लैश एट द कासल में, तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसके बाद बैक स्टेज में यहाँ पर केविन ओवंस को समझाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट की आज तुम्हारा मैच है सोलो सिकोआ के अगेंस्ट मेन इवेंट में, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो। और जब वो गली से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर ब्लड लाइन आकर भाई स्ट्रीट प्रॉफिट को बचा देती है। केविन ओवंस यहाँ पर नहीं होते हैं। तो जब ट्रेनर्स रूम से केविन ओवंस निकलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट का हाल चाल बताने के लिए, तो वो कहते हैं कि वो जो है रिंग साइड पर आज नहीं हो सकते मेरे साथ, तो कोई बात नहीं है, मैं जो है ब्लड लाइन को अकेले ही संभाल लूंगा, मैं पहले भी कर चुका हूँ ये सब, तो मैं खुद ही कर लूँगा। और जब ब्लड लाइन गली से जा रही होती है तो यहाँ पर निक ऑल्डिस उन्हें रोकते हैं और सोलो सिकोआ को कहते हैं कि तुमने अभी जो भी किया उसकी वजह से द ब्लड लाइन पूरी तरीके से बैन होगी आज रिंग साइड से तुम्हारे मैच के दौरान। तो भाई ब्लड लाइन को बैन कर दिया, पॉल हेमन को कौन करेगा। तो भाई पॉल हेमन को यहाँ पर पॉल हेमन फिर सोलो सिकोआ को समझाते हैं कि देखिए आज आपकी इज्जत के ऊपर बात आ चुकी है, आज आप नहीं जीते तो आपकी सारी इज्जत गई तेल लेने, क्योंकि इसके बाद आपको कोई ट्राइबल चीफ और ब्लड लाइन का नेता तो नहीं समझने वाला, तो आज अपने आप को साबित कीजिए सोलो सिकोआ जी। पॉल हेमन भी भाई मजे लेने लगा भाई सोलो सिकोआ के इस तरीके से, लेकिन सोलो ने भाई पलटवार किया, बोला आज अगर मैं हारा तो वो सब तुम्हारे ऊपर होगा और फिर तुम्हारी गलती होगी। भाई पॉल हेमन को डरा दिया। तो इसके बाद भाई शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, केविन ओवंस वर्सेस सोलो सिकोआ। केविन ओवंस जब अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो भाई बिल्कुल उनसे रुका नहीं जाता है, घंटी बजती नहीं कि सोलो सिकोआ को बजाने लगते हैं बुरी तरीके से, रिंग साइड पर ले जाते हैं भाई, प्राइम ड्रिंक्स की बोतलों में देकर मारते हैं, उनसे भाई एक अलग ही दुश्मनी है केविन ओवंस को। लेकिन रिंग के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर सुपर किक्स की अदला बदली हमें देखने को मिलती है, लेकिन एंड में केविन ओवंस जो है 2 सुपर किक के बाद एक कैनन बॉल लगाते हैं, फिर लगाते हैं एक सैंटॉन, और उसके बाद एक 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश टनर के लिए जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ करते हैं पलटवार, 2 यूरेन आगे लगाते हैं, लेकिन फिर भी केविन ओवंस किक आउट करते हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ को फिर से 2 सुपर किक्स मिलती हैं, और इस बार जो है उन्हें मिलता है जब सैंटोन लगाने जाते हैं सोलो सिकोआ को केविन ओवंस, तो सोलो सिकोआ यहाँ पर पलटवार करते हैं, अपनी नीज के जरिए उन्हें रोक लेते हैं, समोन स्पाइक के लिए जाते हैं, लेकिन केविन ओवंस उसका पलटवार करते हैं और यहाँ पर स्टनर हिट कर देते हैं, पिन होता है 1-2, लेकिन पॉल हेमन पीछे से बैक रिंग साइड से भाई सोलो सिकोआ के पैर को जो है रोप्स के ऊपर टच कर देता है, और फिर रेफरी को कहता है कि देखो रोप, मतलब भाई पॉल हेमन ने फाइनली चीटिंग की भाई। तो भाई केविन ओवंस को तो पता चल जाता है कि ये पॉल हेमन का किया धरा है, तो पॉल हेमन के ऊपर जाकर वो जो है भड़कने लगते हैं और अनाउंसर्स टेबल से जाते हैं, पॉल हेमन को पकड़ कर लाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ आ जाते हैं, समोन स्पाइक बजाते हैं, रिंग के अंदर ले जाते हैं और रिंग के अंदर ले जाकर भी एक समोन स्पाइक बजाते हैं, फिर पिन होता है 1-2-3, सोलो सिकोआ इस मैच को जीत जाते हैं। पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ का साथ दिया है, फाइनली क्यों ना दे भाई, उसको डरा जो रखा है। लेकिन इसके बाद ब्लड लाइन यानी कि तामालोआ तामातोंगा आकर भाई पता नहीं कौन से कुत्तों की तरफ बिल्कुल चिपट जाते हैं भाई केविन ओवंस को मारने पीटने की, नहीं पहले मैं मारूंगा, पहले मैं मारूंगा भाई, जैसे भाई कुत्ते झगड़ते हैं ना आपस में मांस खाने के लिए, नहीं मैं खाऊंगा, तो उस तरीके से भाई। लेकिन इसके बाद जो है सोलो सिकोआ फिर से वो चीज़ करने जाते हैं, यानी कि द शील्ड पावर बॉम्ब लगाने जाते हैं ट्रिपल ट्रेथ वाला, लेकिन तभी यहाँ पर एक म्यूजिक हिट होता है वॉइसेस नाम का। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है भाई, ये चीज़ तो बिल्कुल भी
एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो ब्लड लाइन की पूरी तरीके से बैंड बजाते हैं। सोलो सिकोआ को यहाँ पर विंटेज ऑर्टन DDT लगाते हैं। जब रैंडी ऑर्टन RKO के लिए कॉल इन करते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, तो पीछे से तामालो आते हैं, लेकिन उन्हें लगती है आउट ऑफ नोवेयर RKO, लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ से भाग जाते हैं और ब्लड लाइन को भी यहाँ से रैंडी ऑर्टन दुम दबा के भागने पर मजबूर कर देते हैं और केविन ओवेंस से मिलते हैं, अपनी यारी दोस्ती भाई गले वाले मिलते हैं उनसे। और इस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है और ब्लड लाइन के साथ फिर से उनकी जो दुश्मनी है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर शो खत्म हो जाता है। तो भाई पूरा शो भले ही कैसा भी हो, लेकिन एंड में तो भाई बिल्कुल ही मज़े आ गए। और फिर भाई बेली के सेगमेंट के दौरान हमें जो है कि वो QR कोड भाई अंकल हाउडी का टीज भी देखने को मिला था, जिसमें वो टाइमिंग चली हुई है भाई सीधा है अभी भी। मैंने कहा ना भाई वो क्लैश एट द कासल में ही जाकर खत्म होगी। यहाँ पर QR कोड भी आता है जिसमें फिर से वही टाइमिंग हमें नज़र आती है। तो भाई क्लैश एट द कासल में अगर इस बार अंकल हाउडी का रिटर्न नहीं हुआ ना भाई, तो हम तो भाई ये टीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।